अमूमन जब हम सुनते हैं कि किसी रियल एस्टेट कंपनी ने करीब 8,000 करोड़ का बिजनेस किया है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? यही कि खूब सारी धुआं उगलती मशीनें होंगी और कंस्ट्रक्शन का कचरा होगा। बिल्कुल, मतलब कटते हुए पेड़ों का जंगल और कंक्रीट का एक ऐसा विशाल ढांचा जो पर्यावरण की पूरी तरह से बलि चढ़ाकर खड़ा किया गया हो। दशकों से हमारी यही धारणा रही है कि भारी मुनाफा और पर्यावरण की रक्षा, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। हाँ, कॉर्पोरेट दुनिया का और खास तौर पे इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ये एक अलिखित नियम सा बन गया था। मतलब ये मान लिया गया था कि पर्यावरण के लिए कुछ भी करना सिर्फ एक खर्च है, एक ऐसा खर्च जो सीधा आपके बैलेंस शीट को कमजोर करता है। लेकिन हमारे आज के इस गहन विश्लेषण में हम इस पुरानी धारणा को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। आज हम जिन रिपोर्ट्स की गहराई में जा रहे हैं उनमें मुख्य रूप से ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 2024-25 की इंटीग्रेटेड रिपोर्ट शामिल है और इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट गुरु की एक काफी विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी है। और ये दोनों ही रिपोर्ट्स काफी चौंकाने वाले खुलासे करती हैं। सही कहा। तो हमारे आज के इस विश्लेषण का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें यह समझना है कि कैसे भारत की एक दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी न सिर्फ छप्पर फाड़कर मुनाफा कमा रही है, बल्कि ठीक उसी समय सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव कर रही है जो वाकई पूरे उद्योग के लिए एक मिसाल है। देखिए, ये विषय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर हम ग्लोबल डेटा को देखें तो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। हाँ, सबसे ज्यादा संसाधनों की खपत भी यही होती है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब ब्रिगेड जैसी कोई बड़ी कंपनी अपना पूरा वर्किंग मॉडल बदलती है तो वो केवल एक कंपनी की कहानी नहीं रह जाती, वो पूरे सेक्टर के लिए एक केस स्टडी बन जाती है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुरु की रिपोर्ट के जो नंबर्स हैं वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। मतलब वित्तीय वर्ष 2024-25 में ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने अपने प्री सेल्स में सीधे 31% की भारी वृद्धि दर्ज की है। 31%? वो भी इस इकोनॉमी में? ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये आंकड़ा 7,847 करोड़ रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। कुल कलेक्शन 7,250 करोड़ रहा और अगर हम शुद्ध मुनाफे यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 69% की छलांग मारकर 680 करोड़ रुपए हो गया है। ये नंबर्स तो शानदार हैं ही, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का जो रेजिडेंशियल सेगमेंट है वो पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गया है। जीरो डेट। एक रियल एस्टेट कंपनी का जीरो डेट होना अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है ना? हाँ बिल्कुल। और जब कोई कंपनी ऐसे जादुई वित्तीय आंकड़े पेश कर रही होती है तो अमूमन उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि अगले क्वार्टर में इसे और कैसे बढ़ाया जाए। वे बस और जमीनें खरीदते हैं, अंधाधुंध निर्माण करते हैं। सही कहा। लेकिन ब्रिगेड ने ठीक इसी समय अपने अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय लक्ष्यों की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा है कि 2045 तक वे नेट जीरो कार्बन एमिशन यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंच जाएंगे। वाह, 2045 तक? और इतना ही नहीं, 2030 तक वे वाटर पॉजिटिविटी भी हासिल कर लेंगे। मतलब वो वाटर पॉजिटिविटी का सीधा सा अर्थ है कि जितना पानी वे अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करेंगे उससे कहीं ज्यादा पानी वे बचाकर या रिसाइकल करके पर्यावरण को वापस लौटाएंगे। मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे कोई बुलेट ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रही हो और चलते चलते अपना इंजन डीजल से निकालकर पूरी तरह इलेक्ट्रिक में बदल रही हो, वो भी बिना स्पीड कम किए। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। लेकिन देखिए, मुझे यहाँ थोड़ा रोकना पड़ेगा। मैं एक आलोचनात्मक सवाल पूछना चाहती हूँ। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि कंपनी के प्रति वर्ग फुट रियलाइजेशन में 40% की भारी वृद्धि हुई है। वे अब औसतन 11,138 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। हाँ, प्रीमियम प्राइसिंग तो है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये पूरा सस्टेनेबिलिटी और नेट जीरो का दावा सिर्फ एक दिखावा हो, जिसे हम कॉर्पोरेट भाषा में ग्रीन वॉशिंग कहते हैं? क्या ये भारी मुनाफा सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वे पर्यावरण के नाम का लेबल चिपटाकर अपने प्रीमियम घरों की कीमतें बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है और एक विश्लेषक के तौर पर हमें हमेशा ये सवाल पूछना ही चाहिए, क्योंकि बाजार में अक्सर मार्केटिंग के लिए इको फ्रेंडली शब्द का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। बिल्कुल, हर ब्रोशर में आजकल हरी पत्तियां छपी होती हैं। हाँ, वो एक ग्रीन वॉशिंग है। लेकिन जब हम इस रिपोर्ट के डेटा की परतें हटाते हैं तो समझ आता है कि ये ग्रीन वॉशिंग बिल्कुल नहीं है,
ब्रिगेड ने खुद को SBTI यानी साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव से जोड़ लिया है। अच्छा, ये SBTI क्या होता है? ये समझना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जिसे आप बस पैसे देकर खरीद लें। ये एक बेहद सख्त ग्लोबल फ्रेमवर्क है जहां थर्ड पार्टी वैज्ञानिक आपके उत्सर्जन के हर एक दावे की फिजिकल जांच करते हैं। अच्छा, मतलब बाकायदा साइंटिफिक ऑडिट होता है। हाँ, अगर वे कहते हैं कि वे उत्सर्जन कम कर रहे हैं तो SBTI ऑडिट करता है कि वो कमी असल में साइट पर हुई है या नहीं। ये मुनाफा सिर्फ कीमतें बढ़ाने से नहीं आ रहा है, बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी से आ रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में उनके खर्चे कम हो रहे हैं। बिल्कुल। जब आप ऊर्जा और पानी की खपत को भौतिक रूप से कम करते हैं तो लंबी अवधि में आपकी निर्माण और संचालन लागत भी काफी गिर जाती है। तो ये केवल हवाई बातें नहीं हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी घोषणाएं करना एक बात है, लेकिन उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट और गारे के साथ लागू करना एकदम अलग बात है। हाँ, जमीनी हकीकत हमेशा अलग होती है। बिल्कुल। और रिपोर्ट में इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूर्वी बेंगलुरु में बन रहा उनका नया प्रोजेक्ट ब्रिगेड सिट्रीन है। इसे भारत का पहला वास्तविक नेट जीरो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट बताया जा रहा है। पर मैं सोच रही थी, एक कंक्रीट की इमारत नेट जीरो कैसे हो सकती है? हाँ, कंक्रीट और नेट जीरो अक्सर एक वाक्य में नहीं आते, लेकिन ब्रिगेड सिट्रीन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। ये भविष्य के निर्माण का एक ब्लूप्रिंट है। अगर हम इसके तकनीकी पहलुओं को देखें तो उन्होंने निर्माण सामग्री की केमिस्ट्री को ही पूरी तरह बदल दिया है। केमिस्ट्री को बदल दिया है? मतलब कैसे? देखिए, हम जानते हैं कि पारंपरिक सीमेंट का उत्पादन दुनिया भर में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले कारकों में से एक है। होता क्या है कि सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन को भट्टियों में अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। हाँ, और इस रासायनिक प्रक्रिया में चूना पत्थर के अंदर सदियों से फंसी हुई भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सीधे हवा में रिलीज हो जाती है। इसे रोकना लगभग असंभव है। तो फिर इसका हल क्या निकाला इन्होंने सिट्रीन प्रोजेक्ट में? उन्होंने कंक्रीट के मिश्रण में 30% GGBS का इस्तेमाल किया है। GGBS? हाँ, ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये असल में स्टील कारखानों से निकलने वाला एक बाय प्रोडक्ट है, जिसे हम इंडस्ट्रियल कचरा भी कह सकते हैं। ये सीमेंट का एक बेहतरीन विकल्प है। अरे वाह! तो जब आप 30% सीमेंट को इस बाय प्रोडक्ट से बदल देते हैं तो आप उस लाइमस्टोन को गर्म करने वाली पूरी प्रक्रिया को बाईपास कर देते हैं। इससे उत्सर्जन में भारी गिरावट आती है। ये सच में एक बहुत बड़ा खुलासा है। मतलब वे एक उद्योग के कचरे को उठाकर दूसरे उद्योग के लिए संजीवनी बना रहे हैं, और वो भी इमारत की मजबूती से समझौता किए बिना। बिल्कुल, मजबूती उतनी ही रहती है। और बात सिर्फ सीमेंट तक सीमित नहीं है। मैंने रिपोर्ट में देखा कि इस पूरी इमारत के निर्माण में 60% रिसाइकल्ड स्टील का उपयोग किया जा रहा है। जी हाँ, नए स्टील को खदानों से निकालकर बनाने में जो ऊर्जा लगती है, रिसाइकल्ड स्टील उसका बस एक बहुत छोटा हिस्सा ही खपत करता है। इसके अलावा रिपोर्ट में ऊर्जा और पानी को लेकर भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इस प्रोजेक्ट के कॉमन एरिया की पूरी लाइटिंग के लिए 110 किलोवाट पीक का सोलर PV सिस्टम लगाया जा रहा है। हाँ, वो कॉमन एरिया के खर्चे को लगभग जीरो कर देगा। और जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है वो है पानी का प्रबंधन। ये प्रोजेक्ट अपनी पानी की जरूरतों के मामले में 66% तक सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर होने के लिए डिजाइन किया गया है। 66%। ये बहुत बड़ा नंबर है, खासतौर पर बेंगलुरु के लिए। वही तो, एक ऐसे शहर में जहां गर्मियों में पानी के टैंकरों के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं, वहां 66% पानी खुद से मैनेज करना, ये तो मतलब कमाल है। ये पानी वाली बात आज के शहरी भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। वे ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक अपना रहे हैं। एक सेकंड, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज? इसका मतलब है कि इमारत से एक भी बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा सीवर में। ये सुनने में थोड़ा अजीब और डरावना लगता है। क्या लोग उसी पानी को पीने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही, वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, तो फिर? ZLD का मतलब है कि सीवेज और ग्रे वाटर को वहीं पर इतने उच्च स्तर तक ट्रीट किया जाता है कि उसे टॉयलेट फ्लशिंग, इमारतों की कूलिंग सिस्टम और लैंडस्केपिंग मतलब बागवानी में दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। ओहो, राइट। हम अक्सर भूल जाते हैं कि गार्डनिंग और फ्लशिंग में कितना पानी जाता है। बिल्कुल, एक बड़ी रिहायशी इमारत में इस्तेमाल होने वाले पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं कामों में जाता है जिसके लिए पीने वाले साफ पानी की कतई जरूरत नहीं होती। वे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और स्मार्ट वाटर मीटर्स के जरिए एक एक बूंद का हिसाब रख रहे हैं। अब यहाँ मुझे फिर से एक चुनौती पेश करने दीजिए।
देखिए, ये सारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। 60% रिसाइकल्ड स्टील, GGBS, हाईटेक ZLD सिस्टम, सोलर पैनल्स, लेकिन क्या ये तमाम आधुनिक इको फ्रेंडली सुविधाएं सिर्फ उन रईसों के लिए है जो करोड़ों रुपए देकर घर खरीद सकते हैं? आपका मतलब अफोर्डेबिलिटी से है? हाँ, क्योंकि अगर पर्यावरण को बचाना है तो सिर्फ पूर्वी बैंगलोर के कुछ 100 लग्जरी अपार्टमेंट्स को नेट जीरो बनाने से तो दुनिया नहीं बचेगी। क्या ये तकनीक भविष्य में आम घरों मतलब मिड रेंज हाउसिंग के लिए भी एक व्यवहारिक मॉडल बन सकती है? ये बहुत ही सटीक और जरूरी सवाल है, लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो कोई भी परिवर्तनकारी तकनीक शुरुआत में हमेशा प्रीमियम सेगमेंट में ही आती है। हाँ, जैसे शुरू में स्मार्टफोन बहुत महंगे थे। या फिर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उदाहरण लीजिए, शुरुआत में वे सिर्फ अमीरों के लिए थी। या फिर सोलर पैनल, जब ब्रिगेड सिट्रीन जैसी परियोजनाएं इन नई तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं तो वे असल में उस तकनीक को बाजार में स्थापित करने का जोखिम उठा रही होती है। मतलब वे एक तरह से सप्लाई चेन तैयार कर रही हैं? बिल्कुल। सोचकर देखिए, जब एक बड़ा बिल्डर बार बार 60% रिसाइकल्ड स्टील और GGBS की बड़ी खेप मांगता है तो बाजार में इसका उत्पादन बढ़ता है। और अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है इकोनॉमी ऑफ स्केल। हाँ, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है लागत अपने आप कम होने लगती है। सही कहा। इसलिए ये प्रोजेक्ट एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये बाजार को ये साबित कर रहा है कि ऐसा निर्माण संभव है। एक बार ये सप्लाई चेन पूरी तरह से सेट हो गई तो इन तकनीकों को आम घरों के निर्माण में लागू करना बहुत ही सस्ता हो जाएगा। ये तर्क वाकई गले उतरता है। वे एक तरह से भविष्य के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। अब अगर हम किसी एक प्रोजेक्ट की बात छोड़ के पूरी कंपनी के स्तर पर आएं, एक कंस्ट्रक्शन साइट कितनी बिखरी हुई होती है। धूल, मिट्टी, सैकड़ों मजदूर, दर्जनों ठेकेदार। हाँ, काफी अराजक माहौल होता है। तो इतने बड़े कॉर्पोरेशन में जहाँ एक साथ कई शहरों में प्रोजेक्ट चल रहे हों, वहाँ ये कार्बन और पानी का सटीक हिसाब रखा कैसे जाता है? ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। अगर आप इसे मैनुअली किसी रजिस्टर पे लिख कर करना चाहें तो ये वाकई नामुमकिन है। और इसीलिए अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो बात सिर्फ एक इमारत को हरा भरा बनाने की नहीं है, बल्कि पूरी कंपनी के नर्वस सिस्टम को बदलने की है। नर्वस सिस्टम मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए? बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिगेड ने एक खास SaaS बेस्ड ESG टेक प्लेटफॉर्म लागू किया है। ये कोई साधारण एक्सेल शीट नहीं है। ये क्लाउड पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है जो उनकी हर एक प्रोजेक्ट साइट से रियल टाइम डेटा खींचता है। रियल टाइम डेटा मतलब हर मिनट का अपडेट? हाँ, साइट पर कितनी बिजली इस्तेमाल हुई, जनरेटर में कितना डीजल जला, कितना पानी रिसाइकिल हुआ, कितना नया मटेरियल साइट पर आया, ये सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड पर लाइव अपडेट होता रहता है। अरे वाह, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपने पूरी की पूरी अरबों डॉलर की कॉर्पोरेशन की कलाई पर एक हाई टेक फिटनेस ट्रैकर बांध दिया हो और वो ट्रैकर हर सेकंड कंपनी की एनवायरमेंटल हेल्थ की मॉनिटरिंग कर रहा है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। और वो ट्रैकर सिर्फ हार्ट रेट नहीं नाप रहा, वो रिस्क को भी नाप रहा है। रिस्क को कैसे? इसी डेटा का इस्तेमाल वे अपने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट यानी ERM ढांचे में कर रहे हैं। पहले किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए रिस्क का मतलब सिर्फ ये होता था कि कहीं सीमेंट के दाम ना बढ़ जाएं या कोई कानूनी केस ना हो जाए। हाँ, फाइनेंशियल रिस्क ही मेन होता था। लेकिन अब ब्रिगेड ने ESG, जलवायु और बायोडायवर्सिटी से जुड़े जोखिमों को सीधे अपने ERM से जोड़ दिया है। उन्होंने TCFD और TNFD जैसे ग्लोबल मानकों को अपनाया है। TCFD टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। आसान भाषा में कहें तो वे अब जलवायु परिवर्तन को केवल एक पर्यावरण की समस्या नहीं मान रहे हैं, बल्कि उसे सीधे अपनी बैलेंस शीट पर एक वित्तीय जोखिम के रूप में देख रहे हैं। देखिए, कागजों और सॉफ्टवेयर पर कार्बन ट्रैकिंग करना और इन ग्लोबल मानकों के बड़े बड़े नाम लेना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये टेक प्लेटफॉर्म वास्तव में कंपनी को भविष्य के बाजार जोखिमों से बचाने में कारगर है? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मान लीजिए कल को सरकार कह देती है कि अब हर कंपनी को अपने कार्बन उत्सर्जन पर एक भारी कार्बन टैक्स देना होगा, या किसी शहर में पानी का बहुत गंभीर संकट आ जाता है, तो क्या ये डैशबोर्ड उन्हें बचा लेगा? देखिए, ये डैशबोर्ड जादू से बारिश तो नहीं ला सकता है ना? लेकिन ये उन्हें किसी भी झटके के लिए पूरी तरह से तैयार जरूर करता है। इसे ऐसे समझिए, अगर भविष्य में कार्बन टैक्स लागू होता है तो जिन कंपनियों को ये पता ही नहीं है कि उनका कार्बन फुटप्रिंट असल में कितना है, वे अचानक भारी टैक्स के बोझ तले दब जाएंगी।
हाँ, उनका तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। लेकिन ब्रिगेड जैसी कंपनी जो पहले से ही अपने डेटा को ट्रैक कर रही है और जो 2045 तक नेट जीरो की ओर बढ़ रही है, उसका उत्सर्जन पहले से ही इतना कम होगा कि उस पर इस टैक्स का असर ना के बराबर पड़ेगा। अच्छा, तो वे पहले से ही उस रेगुलेशन के लिए रेडी हैं। बिल्कुल। इसी तरह पानी का रियल टाइम डेटा उन्हें बताता है कि उनका कौन सा प्रोजेक्ट पानी की कमी वाले रेड जोन में है। ये जानकारी उन्हें समय रहते वहां जीएलडी सिस्टम को और मजबूत करने का मौका देती है। मतलब ये डेटा उन्हें अंधेरे में तीर चलाने के बजाय एकदम सटीक रणनीतियां बनाने में मदद करता है। एकदम सही। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? कंपनी अपने अंदरूनी रिस्क को तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, लेकिन इस रिपोर्ट में एक और सेक्शन है जो मुझे थोड़ा हैरान करता है। कौन सा सेक्शन? कंपनी अपने कोर बिजनेस से बाहर निकलकर कुछ ऐसा कर रही है जो एक आम बिल्डर कभी नहीं करता। यहाँ जिक्र है ब्रिगेड रीप का। ये एक प्रॉपटेक एक्सेलरेटर है। हाँ, ब्रिगेड रीप। जब हम कंपनी के बाहरी प्रभाव की बात करते हैं तो ये सबसे अहम हिस्सा है। आपको एक बहुत ही चौंकाने वाला ग्लोबल फैक्ट बताता हूँ। दुनिया भर में जितना भी कार्बन उत्सर्जन होता है, उसका लगभग 39% हिस्सा केवल इमारतों के निर्माण और उनके संचालन से आता है। 39% सिर्फ बिल्डिंग से? ये एक बहुत विशाल समस्या है और इसे हल करने के लिए ब्रिगेड ने गृहस नाम की संस्था के साथ मिलकर 300 करोड़ रुपए का एक अर्थ फंड स्थापित किया है। ये भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी और प्रॉपटेक केंद्रित वेंचर कैपिटल प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ मैं उन्हें एक बार फिर चुनौती देना चाहूंगी। एक रियल एस्टेट डेवलपर का मुख्य काम ईंट और सीमेंट से इमारतें बनाना है ना? लोगों को घर देना है। हाँ, कोर बिजनेस तो वही है। तो इन बाहरी स्टार्टअप्स में 300 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करना, मतलब एक बिल्डर के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट का खेल खेलना, क्या ये उनके मुख्य व्यवसाय से ध्यान भटकाना नहीं है? मुझे लगता है शेयर धारकों को इससे चिंता होनी चाहिए। सतह से देखने पर ये बिल्कुल किसी का भी ध्यान भटकाने वाली बात लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से विश्लेषित करें तो ये असल में भविष्य की सबसे मजबूत और चालाक व्यावसायिक रणनीति है। वो कैसे? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस फंड के जरिए उन्होंने आपका पेंटर जैसे स्टार्टअप में निवेश किया। अब आप सोचेंगे कि एक बिल्डर को पेंटर के स्टार्टअप की क्या जरूरत? हाँ बिल्कुल, वो तो कोई भी ठेकेदार कर सकता है। लेकिन ये स्टार्टअप सिर्फ दीवारों पर रंग नहीं लगा रहा है। वे इको फ्रेंडली पेंट्स, कम वीओसी वाले मटेरियल्स और पेंटिंग की पूरी सप्लाई चेन को तकनीक से जोड़ रहे हैं। ब्रिगेड को इस निवेश से क्या मिला? उन्हें सबसे पहले बाजार की इस नई और इको फ्रेंडली तकनीक तक अर्ली एक्सेस मिल गया। अच्छा, इसे ऐसे देखिए, ब्रिगेड असल में 300 करोड़ रुपए खर्च करके अपने भविष्य के लिए आउटसोर्स्ड R&D कर रही है। आउटसोर्स्ड R&D, ये नजरिया बहुत ही शानदार है। बिल्कुल। आज के दौर में अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद अपनी लैब में रिसर्च करने बैठेगी तो सालों लग जाएंगे। स्टार्टअप्स में निवेश करके वे उन तकनीकों को पहले ही पहचान रहे हैं और अपना रहे हैं जो कल जाकर पूरी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बनने वाली है। मतलब ये ध्यान भटकाना नहीं है, ये फ्यूचर प्रूफिंग है। ये एकदम सही। वे भविष्य की तकनीक को तब आजमा रहे हैं जब उनके कॉम्पिटिटर्स अभी पुरानी ही तकनीक में उलझे हुए हैं। ये सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब आप स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं ताकि वो आपके लिए वो तकनीक इजाद करें जो कल को आपके ही प्रोजेक्ट्स को नेट जीरो बनाने में मदद करेगी। वाकई कमाल की रणनीति है जी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सारे धागों को एक साथ जोड़ें तो आज के इस गहन विश्लेषण से जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आती है वो ये है कि वो जो हमारी पुरानी सोच थी ना कि मुनाफा और पर्यावरण एक साथ नहीं चल सकते, वो सोच असल में पूरी तरह से गलत थी। बिल्कुल गलत थी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के इस मॉडल ने ये साबित कर दिया है कि अगर सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, जैसे वो 30% GGBS कंक्रीट या सोलर पावर और वो SaaS बेस्ड ESG ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, तो सस्टेनेबिलिटी आपके मुनाफे को कम नहीं करती बल्कि वो ऑपरेशनल कॉस्ट घटाकर आपके मुनाफे को बढ़ाती है। बिल्कुल। ये एक साथ चलने वाली विकास रणनीति है जहां 7,847 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्री सेल्स और 2045 का महत्वाकांक्षी नेट जीरो लक्ष्य, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। हाँ, लेकिन इस पूरी चर्चा से एक बहुत जरूरी और शायद थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल भी उठता है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। वो क्या है? रिपोर्ट में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के एक आकलन का जिक्र है। भारत के शहरों में जिस तरह से हीट वेव या लू बढ़ रही है और जिस तेजी से भूजल स्तर गिर रहा है, उसका सीधा असर इमारतों पर पड़ रहा है। हाँ, आजकल गर्मियां तो बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं। बिल्कुल।
और खराब वेंटिलेशन और अत्यधिक कंक्रीट वाली इमारतों को ठंडा रखने के लिए अब 20 से 30% अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एसी और कूलर ज्यादा देर तक और ज्यादा पावर पे चल रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक संकेत है ना? इसे देखते हुए सोचने वाली बात ये है कि क्या आने वाले कुछ ही सालों में नेट जीरो और वाटर पॉजिटिव होना महज एक प्रीमियम लग्जरी फीचर नहीं रह जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा? क्या ये रियल एस्टेट सेक्टर में जीवित रहने के लिए एक अनिवार्य शर्त यानी मैंडेटरी बेसलाइन बन जाएगा? क्योंकि अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा और पानी घटता रहा तो क्या भविष्य में कोई भी इंसान ऐसा घर खरीदना चाहेगा जो खुद अपनी ऊर्जा और पानी को मैनेज ना कर सके? ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो पूरी इंडस्ट्री को झकझोर के रख देने वाला है। शायद वो दिन दूर नहीं जब पर्यावरण का ध्यान रखना मुनाफे के लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि बाजार में टिके रहने का इकलौता रास्ता रह जाएगा। बिल्कुल, जो इस रफ्तार को नहीं पकड़ेगा वो पीछे छूट जाएगा। एकदम सही। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस विषय की परतें और भी गहरी हैं, इसलिए इन रिपोर्ट्स और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण डेटा का अध्ययन करते रहना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।